हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे को समझेंगे। यह अध्याय सीटेट पेपर 2 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, ये कोई कैसे जान सकता है इतने वर्ष से पहले क्या हुआ था। अगर हमें कल के बारे में जानना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन इतने टाइम पहले क्या हुआ वो हम कैसे जान सकते हैं, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखिटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। अब हम देखेंगे लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, उस समय लोग नदियों के तट पर रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहां पे भोजन के लिए वे जड़ों, फलों व जंगल के अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकते थे। इसलिए वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। वे जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे। अखेट का मतलब है शिकार। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ये जो मैप दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, इसमें ये यहाँ पे किरथर की पहाड़ियां और ये है सुलेमान की पहाड़ी। यहाँ पर इस क्षेत्र में किरथर और सुलेमान, यहाँ की पहाड़ियों में 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया था। कहाँ की बात हो रही है? किरथर और सुलेमान। सुलेमान की पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, जहां पे 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं और जौ। यहाँ पे लोग पशुओं को ही पालते पालते थे, जिसमें भेड़, बकरी, गाय और बैल। अब आते हैं उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां। यहाँ पे है गारो की पहाड़ियां। गारो की पहाड़ियां तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हुआ। यहाँ क्या उगाया? विंध्य के उत्तर में, जो यह हमारा विंध्य का उत्तर है, सेंटर में विंध्य की पहाड़ियां जो है यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। गारो पहाड़ियां ये उत्तर पूर्व में स्थित है। सुलेमान किरथर की पहाड़ियां ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। सुलेमान किरथर की पहाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, सुलेमान की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। यहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया? सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई थी। और इसमें जो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां जो है वो उत्तर में स्थित है और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियां। सहायक नदियां, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी टाइम बाद आता है, प्रीवियस पेपर में भी देखा होगा। सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व।
गंगा, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। हमारी एनसीईआरटी में गंगा की सहायक नदी फर्स्ट के बारे में बात बताई है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, जो गंगा के दक्षिण में। अब बात आई है मगध, बिहार के बारे में। मगध, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है, कैसे वहां शक्तिशाली शासक हुए, एक विशाल राज्य स्थापित हुआ। अब आया गंगा के दक्षिण में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन समय में, पुराने समय में मगध, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध जो बिहार था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और एक विशाल राज्य स्थापित किया गया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट में आता है कि लोगों ने घूम इधर से उधर जाना, लोग यात्राएं करते थे। अब उस टाइम में भी लोग यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कैसे जाते थे? कभी 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 क्या होता था, लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी व्यापारी लोग जाते थे, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। पर वो लोग भी जिन्हें नए रोचक स्थान खोजने की चाह है, जिन्हें ये है कि मुझे वह देखना है, मुझे उस जगह जाना है, जिसमें उत्साह पूर्वक था, वो लोग भी यात्राएं किया करते थे। मतलब कि जो अतीत में लोग थे ना, वो भी यात्रा किया करते थे। हालांकि उस टाइम यात्रा इतनी आसान नहीं थी, पर फिर भी वो यात्रा करना जिन्हें पसंद था, पर जिनके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जो काम की तलाश होती थी, उन्हें तो जाना ही होता था। नेक्स्ट है आज उपमहाद्वीप। एक बार फिर से मानचित्र बन देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र। पहाड़ियां, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? पहाड़ियां करती हैं, पर्वत करते हैं और समुद्र करते हैं। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन ऐसा चाहा वे ऐसा कर पाए। जिन्होंने चाहा वो उसको पार कर पाए, चाहे उन्होंने पर्वत पार किया हो, चाहे उन्होंने पहाड़ियां पार की हो, चाहे उन्होंने समुद्र पार किया हो, इन सबको पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाए। ये जो है उपमहाद्वीप, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है? पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र करते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उससे क्या होता है? तो उससे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को आदान प्रदान होता है। हमारी जो कल्चर है, हमारा रहन सहन है, कैसे एक लोग दूसरे वहां के लोग आते हैं, वो कैसे पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, इन सब चीजों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता है। कई, जैसे इसमें लिखा है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। पत्थर, इधर जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, उनमें कोई ना कोई कला थी, उन कलाओं को वहां रहने वाले लोगों ने भी सीखा, और वहां की कलाओं को जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने भी सीखा। इस प्रकार से एक दूसरे के विचार को उन्होंने अपनाया और सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब आता है देश के नाम। ये जो देश के नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के नाम, इसमें जो है हमारे इंडिया के बारे में बताया गया है, कैसे हमारे इंडिया का नाम पड़ा है, कौन सी जो कृति है उसमें लिखा मिलता है। देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया इंडस से निकला है। ये इसका नाम कैसे पड़ा? कि जो ईरानी थे और यूनानी, ईरानी और यूनानी, उन्हें वो लोग स के प्लेस पे है यूज करते थे। नाम था सिंधु नदी, पहले लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, पर वो उन्हें सिंधु बोलना नहीं आता था, वो सै को है बोलते थे, तो इसलिए इसका नाम हिंदोश, इंदोश और पड़ा। इस प्रकार से हिंदू शब्द बदलकर हो गया इंदोश, हिंदू। भारत नाम का प्रयोग
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख है वो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। वो बाहर से आए थे ईरानी और यूनानी, वो लोग सिंधु की बजाय हिंदू कहने लगे तो यहाँ का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट इज अतीत के बारे में जानें। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है और उन्हें पढ़ना है। अतीत में जो लिखी हुई पुस्तक है उन्हें पढ़ना है और ढूंढना है। ये जो पुस्तकें हैं, जो पुराने समय में जो पुस्तकें हैं, वो हाथ से लिखी होने के कारण उसे पांडुलिपि कहा जाता था। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने होने के कारण उसे पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। पांडुलिपि का जो इंग्लिश ट्रांसलेट है उसका वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, जो लेटिन शब्द मेनू से निकला है जिसका मतलब है हाथ से लिखा गया। स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया, हाथ से लिखा गया। ये जो पांडुलिपियां है ना, वो ताड़ के पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्थर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले रुच नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में सीटेट में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ये पांडुलिपियां ताड़ पत्थर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले रुच नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। अभी भी मिलती हैं ये। तो ये इनका क्या हुआ? अब अगर आप पेड़ की इसकी छाल पे लिखेंगे तो क्या होगा? कईयों को कीड़े ने खा लिया, कहीं नष्ट कर दी गई। जैसे ये चित्र में इसमें दिखाई दे रही है, ये एक पांडुलिपि है जो मैप में दिख रही है, जो यहाँ दिख रही है स्क्रीन पे। ये एक पांडुलिपि है, पर क्या हम अब इसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी लिपि में लिखी गई है। दूसरी लिपि में लिखे गए के कारण हम इसे पढ़ नहीं पाते। तो क्या है यह पांडुलिपि? इसके बारे में है ये जो बना हुआ है फिगर। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे? ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, जिससे वो एक किताब का रूप ले लेता था। ताड़ के अलग अलग पत्ते हैं, उन पे लिखे जा रहे हैं। उनको जैसे ये फिगर में ये होल भी दिखाई दे रहा है, ऐसे करके उनको बांध दिया जाता था, जिससे वो एक बुक का रूप ले लेती थी और फिर उसको पढ़ने में आसानी हो जाती थी। ये भी जो है ये ब्रुज पेड़ की छाल पर बनी हुई कृति है जो हमने इस बुक में दिखाई दी है। इन पांडुलिपियों के साथ क्या हुआ? इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। ये कहाँ मिलती हैं? ये पांडुलिपियां हमें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं मंदिरों और विहारों में। ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इन पांडुलिपियों पर लिखा क्या होता है? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो पांडुलिपियां हैं वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अब आगे आया कि ये प्राप्त कहाँ से हुई? ये हमें प्राप्त हुई मंदिरों से और विहारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इन पुस्तकों में लिखा क्या गया था? इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चाएं मिलती है। किनमें मिलती है? पांडुलिपियों में। कहाँ से प्राप्त हुई? मंदिरों और विहारों से। किस पे लिखी गई? ब्रुज नामक पेड़ की छाल पर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कुछ संस्कृत में लिखे हैं। अब जो विद्वान लोग थे वो संस्कृत में लिखते थे, और जो आम लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे आम लोग। पर इसमें जो ये पांडुलिपियां हैं वो संस्कृत में मिली हैं,
प्राकृत में मिली हैं, तमिल में भी मिली हैं, तीनों में ही मिली हैं। अगर ए ऑप्शन में संस्कृत में, बी तो प्राकृत में थी तो तमिल में, या डी सभी में, तो ये सब में ही मिली है। कहाँ से मिली है? मंदिरों और विहारों से। क्या लिखा गया था इनमें? धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा मिलती है। और इसमें क्या है? इसके अतिरिक्त ये तो है ही है, साथ ही महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी हैं, नाटक भी हैं। अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। अब नेक्स्ट आया अभिलेख। अभिलेख और पांडुलिपियां, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पांडुलिपियां जो पेड़ की छाल पर पड़ी, अभी पढ़ा है हमने, वो उस पर लिखी गई हैं। अभिलेख, अभिलेख एक कठोर सतह पर, पत्थर पर, उस पे लिखी गई हैं। पांडुलिपियां तो कुछ नष्ट हो गई, कीड़ों ने खा लिया, ये भी हो गया था उनके साथ। पर अभिलेख जो है कठोर सतह पर होने के कारण वो अभी तक मौजूद हैं, वैसे का वैसा ही है। अभिलेखों पे क्या लिखा गया? अभिलेखों पे लिखा गया जो शासक थे, कभी कभी जो शासक थे, अन्य लोग थे, उनके आदेशों को इन पे लिखा गया, ताकि लोग पढ़ सके, उसका पालन कर सके और उन्हें देख सके। ठीक है, इस प्रकार अब इस कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो अभिलेख है वो राजाओं ने लिखवाए हैं, उन्होंने लिखवाए हैं, ये रानियों ने भी लिखवाए हैं। और जो अन्य स्त्री पुरुष थे उन्होंने भी अपने कार्यों को इसमें लिखवाए हैं। जो राजाओं के साथ होते हैं उन्होंने भी, मैंने ये सेनापति है किसी ने, मैंने ये लड़ाई लड़ी है, उसमें विजय प्राप्त किया, उन सब का भी लेखा जोखा इन अभिलेखों पर मिलता है। ये जो अभिलेख है, ये जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत का पहले हिस्सा था, उसमें कि कंधार, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है यह अभिलेख। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। यह अशोक के बारे में है, हम अध्याय साथ में पढ़ेंगे। हम कुछ लिखते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? लिपियां बनी होती हैं अक्षरों और संकेतों से। लिपियां किससे बनी होती हैं? अक्षरों से और संकेतों से। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, बोल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी एक भाषा है, पर अब हम इस लिपि को पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं। जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो व्यक्ति बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब कुछ पढ़ी जा चुकी हैं, कुछ अभी पढ़ने शेष है। डिफरेंस क्लियर हुआ कि जो अभिलेख हैं वो एक कठोर सतह पर करवाए जाते थे। इसमें ऐसा नहीं है कि राजा लोग ही करवाते थे, इसमें रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष जो है उनके कार्यों का भी विवरण है। उन्होंने कौन सी शासकों ने कौन सी लड़ाई लड़ी, उनके भी जो लेखा सब इस पर मिलता है। पांडुलिपि और अभिलेख, इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पांडुलिपियां भुज पेड़ की छाल पर, अभिलेख कठोर सतह पर, इनमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो अतीत में बनी है, पुराने टाइम में ही बनी है और उसी टाइम ही वो प्रयोग की गई हैं, वो लोग उनका प्रयोग करते थे। उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे हमें पता चलता है कि ये जो बर्तन है वो इतने साल पुराना है, वो काफी टाइम साल पुराना है। कई गड़े हुए बर्तन मिलते हैं जमीन में, तो उसमें पुरातत्वविद ही हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये वस्तु इतने साल पुरानी है। वो व्यक्ति पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किन किन चीजों से पता लगाते हैं? अतीत में बनी क्या 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 चीजें बनी? अतीत में जो पत्थर और ईंट से बनी, अब पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों से, जो पुरातत्वविद हैं, हमने पढ़ा पुरातत्वविद होते कौन है? जो अतीत में बनी वस्तु का प्रयोग करते हैं। ये किन किन से पता लगाते हैं कि ये कितने टाइम पुरानी है? ये जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों से, मूर्तियों से अध्ययन करके, औजारों से, हथियारों से, बर्तन से, आभूषणों से तथा सिक्कों से, जो भी इन्हें छानबीन में या खुदाई करते टाइम मिलता है, दबा हुआ मिलता है, उनके अध्ययन से ही ये बताते हैं कि ये वस्तु इतने साल पुरानी है। उनका अध्ययन करते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है, एक
मटका है, उस पे कुछ कलाकृति की हुई है। ये जो है एक पुराना चांदी के सिक्के हैं, ये 2500 वर्ष पूर्व इन सिक्कों का ऐसे प्रयोग होता था। ये पुराने चांदी के सिक्के कितने साल पुराने हैं, इनके बारे में हमें पुरातत्वविद ही बताते हैं। किन से बताते हैं वे? औजारों से, हथियारों से, बर्तनों से, आभूषणों से, सिक्कों से, जो हमें छानबीन करते टाइम या कोई दबी हुई वस्तु की खुदाई करते टाइम मिलते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती है। ये जो जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं वो वस्तुएं किन किन की बनी होती है? पत्थर की बनी होती है, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम की बात है, तो उनके बारे में पता लगा रहे तो कहीं ना कहीं तो उन्हें टाइम लगा है ना, नष्ट नहीं हुई है, तभी तो उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो कितने टाइम तक थी। पुरातत्वविद क्या करते हैं? इन चीजों से तो पता लगाते ही हैं, औजारों से, हथियारों से, आभूषणों से, ईंटों से, जो भी उन्हें मिलती है। साथ ही साथ जो जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां, इन सब से भी पता लगाते हैं कि ये कितने टाइम पुरानी है। उनसे पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आज जैसे डायनासोर नहीं है, पर उसके बारे में कहीं ना कहीं तो हमें पता लगा है ना कि वो जीव था, एक ऐसा जानवर था। तो वो किन किन लोगों ने हमें बताया? वो पुरातत्वविद ही थे जिन्होंने ये बताया कि वो उतने साल पहले तक था, वो ऐसा था, वो ऐसे काम करते थे। ऐसे ही ये इस लेसन में है, अतीत के बारे में बताया गया। पांडुलिपियां हमें अतीत से पता चलती हैं। अभिलेख जो है वो हमें अतीत से पता लगते हैं। उनके बारे में जानकारी हमें पुरातत्वविद देते हैं। कैसे देते हैं? जो जो उन्हें छानबीन के दौरान चीजें मिलती हैं, उनसे वो पता लगाते हैं कितने टाइम पुरानी है, क्या लोग उस टाइम खाते थे, कैसे उस टाइम लोग रहते थे। इन सब की जानकारी हमें पुरातत्वविद ही देते हैं। जैसे वनस्पतियों के अवशेष, ये जो हैं बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं। उनसे ही, उन जले हुए टुकड़ों से ही पता करके बताते हैं कि ये इतने साल पुराने हैं, ये कितना टाइम लगा इनको नष्ट नहीं हुए तब तक। ये ऐसे पता लगाना पुरातत्वविद का काम है। ठीक है, 3 कंसेप्ट हमने इसमें क्लियर करे। पांडुलिपियां क्या है? भुज पेड़ की छाल पर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले। अभिलेख कठोर सतह पर बनाए जाते हैं। राजा रानियों, अन्य लोगों का भी इसमें विवरण है, उन्होंने क्या क्या काम किया। पुरातत्वविद जो पुरानी अतीत में प्रयोग होने वाली, अतीत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इतिहासकार। इतिहासकार, इतिहासकार क्या है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। कोई सोर्स है, उससे हमें अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। कोई सोर्स से प्राप्त होते ही, कि कोई सोर्स मिल जाता है, उससे प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इन सोर्सों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार, इतिहासकार पुरातत्वविद सेम है, उन जासूसों की तरह है जो उन सभी सोर्सों का प्रयोग करके, जो हमें सोर्स मिले हैं, जो ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं नीचे, उनका प्रयोग करके वो उसके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये इतनी पुरानी है। इसलिए उन्हें जासूसों की संज्ञा दी गई है, इतिहासकारों को, पुरातत्वविद को, इसलिए इतिहास की, इसलिए उन्हें जासूसों की संज्ञा दी गई है। अब हम पढ़ते हैं अतीत, जो हमारी बुक का शीर्षक भी है, हमारे अतीत। अब हम देखते हैं अतीत एक है या अनेक। जो हमारी बुक का शीर्षक है हमारे अतीत, तो अतीत में हम देखते हैं इसका प्रयोग एक वचन में हुआ या बहुवचन में। ऐसा अतीत का प्रयोग हुआ बहुवचन के रूप में। कैसे हुआ? क्योंकि अलग अलग समूहों के लोग, क्योंकि जो अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अध्ययन, अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे अलग अलग समूह, कौन सा समूह? जैसे पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, राजा रानियों का जीवन होगा, व्यापारियों, शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। सबका जीवन एक दूसरे से भिन्न था। व्यापारी लोग अलग से रहते थे, अलग उनका कामकाज था, रहने का, खाने पीने का, सबका उनका अलग अलग व्यवहार था। वैसे ही राजा रानियों का था, और वैसे ही अलग अलग तरह से लोग, कृषक रहते थे, किसान लोग हैं, आज भी देखते हैं हम। जो ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं वो, उनकी अलग जीवन शैली है। जो व्यापारी लोग हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, जो किसान लोग हैं वो अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं, शिल्पकार जो। इसलिए अतीत को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसा कि
हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग रहते थे। ये पुराने टाइम की बात हो रही है कि पुराने टाइम में भी लोग ऐसे ही रहते थे, अलग-अलग लोग अलग-अलग जीवन यापन करते थे, इसलिए अतीत का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ। आज जैसे कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद पहले भी थे और आज भी है। जैसे ये अंडमान द्वीप समूह का लिखा हुआ है, वैसे शहरों का लिखा हुआ है, वैसे ही उस टाइम था अतीत में। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी है। उस समय शासक जो हैं, जो राजा लोग हैं, वे अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, वरना हमें कैसे पता चलता। क्योंकि उन्होंने अभिलेखों पर लिखवाया है। अशोक, जो राजा सम्राट अशोक हुआ है, उसने भी अपने अभिलेखों पर लिखवाया है, तभी हमें आज उसके द्वारा जीती गई लड़ाइयों के बारे में पता चलता है, उसने कैसे कैसे अपना साम्राज्य फैलाया। इसी प्रकार से इसमें लिखा है कि उस समय शासक जो है अपना लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हमें उन शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि जो आम आदमी था ना उस समय, शिकारी मछुआरे, शिकारी हुए, मछुआरे हुए, कृषक है, पशुपालक है, आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। लेखा जोखा मतलब इंग्लिश में वर्ड रिकॉर्ड, अपने कार्यों को रिकॉर्ड नहीं करना, वो रिकॉर्ड रखते थे उस समय राजा लोग। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि आम लोग जब अपना रिकॉर्ड ही नहीं रखते थे, लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो हम उनके बारे में कैसे जान पाएंगे। इसलिए हम शासकों के बारे में तो, जो सम्राट हुए उन सब के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, पर जो आम लोग हैं ना, वहाँ के मछुआरे हुए, शिकारी हुए, किसान हुए, पशुपालक, उनके बारे में अभी इतना नहीं जान पाए हैं। हालांकि सबको होता है कि वहां उस समय कैसे रहते थे, हर दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, कैसे उस समय लोग अपना जीवन यापन करते थे, हमें भी पता चले, पर लेखा जोखा ना होने की वजह से हम उसके बारे में जान नहीं पाए। नेक्स्ट इज तिथियों का मतलब। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो इसमें है ना, ये एक साइड वो फुल फॉर्म दी जाती है, एक साइड दिया जाता है, उसके साथ मैच भी करना होता है, कैसे कौन से एडी ईडी है, कौन सी उसकी फुल फॉर्म है, इसमें बताया गया। जैसे जैसे कि कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी जन्म तिथि कब है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी तारीख बता देंगे, माह बता देंगे और वर्ष बता देंगे। पर यह जो वर्ष है ना, उसकी गणना इसमें मेन यही है कि जो वर्ष की गणना है ना, वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किसके जन्म की तिथि से? ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से, उनसे इसकी गणना की जाती है। एक क्वेश्चन सीटेट में भी आया है, जो नेक्स्ट पेज पे है। आता है 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां को हम क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। आपने कहीं बुकों में देखा भी होगा, ऐसे लिखा मिलता है ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है ईसा के जन्म से पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट जो है इतिहास और तिथियां, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको इसी पैसेज से, इसी पहरे से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बीसी, ये जो लिखा है बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट। ईसा पूर्व, वहां पे इसकी ये वाली हिंदी वाली फुल फॉर्म लिखी गई है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले ए डी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। अब ए डी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। क्या फुल फॉर्म है? एनो डोमिनी। नामक दो लेटिन, ये किससे मिलकर बना है? दो लेटिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से।
एनो डोमिनी BC बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी एडी की जगह जो अभी आया ना ऊपर एडी, इसकी जगह पे इसी की जगह पे हम सीई BC और उसका मिला के बना देते हैं BCE का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरर, BCE बिफोर कॉमन एरर। ये जो है फुल फॉर्म एक बार पेपर पे लिखना BC, उसकी फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में एडी, उसके आगे लिखना एनो डोमिनी। किससे निकला है? दो लैटिन शब्दों से बना है। फिर लिखना एडी, एडी के प्लेस पे हम यूज कर रहे हैं ना सीई, और ओब्लिक का निशान लगा के BCE फिर लिखना, जिससे सीई की फुल फॉर्म लिखना कॉमन एरा, नीचे लिखना BCE बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं। अब आता है कि हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये एक प्रीवियस पेपर में आपको जरूर मिलेगा अगर आपने पढ़े हैं तो। इनका प्रयोग क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म मिलन करने की है, और इसका क्योंकि में भी आया हुआ है एक बार, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। पर जब ऑप्शन आते हैं ना एक जैसे, तो उसमें लगता है ये भी होगा वो भी होगा, पर जब लाइन टू लाइन बुक से पढ़ लेना तब उसके बाद पता चलता है हमें क्यों किया जाता है। भाई क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग हो चुका है, और भारत में भी तिथियों के रूप में इसका प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से है। इस प्रकार हमने इतिहास की तिथियां ये पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हमारे देश का नाम, सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी जो नर्मदा नदी है उसके बारे में पढ़ा, उसके किनारे अखेट रहते थे, शिकारी लोग रहते थे। मगध एक विशाल बड़ा राज्य है जिसे वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। गारो पहाड़ियां जहां आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और जब सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो इसका प्रथम नगर के नाम से जाने जाते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां ये कहाँ स्थित हैं? ये उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, जहां सबसे पहले क्या उगाई गई थी? जौ और गेहूं उगाई गई थी। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ मिले? विंध्य के उत्तर में मिले थे। गंगा की इसमें एक सहायक नदी का नाम आया है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है सोन नदी, जहां 2500 वर्ष पूर्व नगर के साक्ष्य मिले। फिर आता है इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, यूनानी ईरानियों ने इसे स से ह बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया। भरत नाम का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। फिर आती है हमारी पांडुलिपियां। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाने वाली, पांडु मतलब इंग्लिश में भी आया था मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें मैनु का अर्थ होता है हाथ से, लिपियां स्क्रिप्ट मतलब लिखी गई, हाथ से लिखी गई। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक जो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है। उसके बाद आया हमारा अभिलेख, पांडुलिपियां, फिर आया अभिलेख। अभिलेख जो कठोर सतह पर लिखवाए जाते थे, उत्तीर्ण करवाए जाते थे। इसमें राजा रानियां सभी के ही कार्यों का उल्लेख मिलता है हमें। और उसके बाद आए पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जो पुराने समय में अतीत में ही बनी हुई वस्तुओं का, अतीत में ही प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं का बताते हैं हमें, उनके बारे में, उनके अवशेषों के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही पुरातत्वविद, इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।